रफ्तार धीमी जरूर है, रुका नहीं हूँ मैं, तोड़नी है अकड़ चुनौतियों की, झुका नहीं हूँ मैं। जय हिंद दोस्तों, मैं केपी सर आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूँ। ये वन केवरा भाग 1 पढ़ रहे हैं नागपुरी शिष्य साहित्य में। साथ ही इस चैप्टर में जो प्रफुल्ल दा एक नज़र है, जो कि डॉक्टर उमेश नंद तिवारी द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर हम क्लास के कंसेप्ट को, उसके निचोड़ को, उसके साथ ही विगत वर्ष के संभावित प्रश्नोत्तर सहित जो प्रीवियस ईयर पेपर है, साथ ही मॉडल क्वेश्चन को भी इसमें देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीन रखिए कि आप इस क्लास 8 को पढ़ने के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नागपुरी शिष्य साहित्य में वन केवरा भाग 1 से प्रफुल्ल दा एक नज़र से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, संस्मरण पढ़ रहे हैं ये हम प्रफुल्ल दा एक नज़र बाय केपी सर। चलिए अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। पेपर 2 खट्टा, पेपर 2 नागपुरी, जो पूरा मेरे नागपुरी में पूरा मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है, प्लस स्टडी फॉर गोल्स मैनेजमेंट के द्वारा। 10 AM को है, 2 PM को है पेपर 3 GS 150 क्वेश्चन, 7 AM है पेपर 2 खोरठा। डाउनलोड स्टडी फॉर गोल्स। चलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे JCC CGL झारखंड सचिवालय का कंप्लीट नागपुरी पढ़ रहे हैं। क्लास 8 है बाय टीम फॉर स्टडी गोल्स। संस्मरण है ये प्रफुल्ल दा एक नज़र किसके द्वारा लिखा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि प्रफुल्ल दा एक नज़र किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर उमेश नंद तिवारी लिखा गया है। अब हम चलते हैं कहानी के सारांश पे। मैं यहाँ आपकी कहानी को भी बता देने वाला हूँ इन शॉर्ट, ताकि आपके दिमाग में रहे। साथ ही उससे सारे संभावित प्रश्नों को भी मैं आज हल करके करूँगा। ठीक है ना, याद रखना है, बस कछुआ की चाल में चलना है, लेकिन क्या है एकदम हम लोगों को क्या है मंजिल तक पहुंच के ही रहना है। ठीक है ना, रफ्तार धीमी जरूर है, रुका नहीं हूं मैं, तोड़ नहीं है अकड़ चुनौतियों की, झुका नहीं मैं। चुनौतियों से डरना नहीं है। इस बार झारखंड में जो आपके सपने को साकार करना है, उसी में यह स्टडी फॉर गोल्स केपी सर के द्वारा एक नई पहल है। चलिए प्रफुल्ल दा एक नज़र। प्रफुल्ल दा एक नज़र शीर्षक संस्मरण कर लेखक डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। एक पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो इनके ऊपर शोध का कार्य किए हैं, ये क्या है, शोध का कार्य करने पहुँचे हैं। बेसिकली क्या है, इनके साथ घराना रिश्ता है, उठना बैठना था, तो इनके यहाँ पहुँचे और उन पर शोध कार्य करना था इनको। तो उनकी जीवनी को, उनके बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के किस प्रकार की साहित्यिक विकास यात्रा जो उनकी है, सारे बारे में निचोड़ कर करके यहाँ पे डॉक्टर उमेश नंद तिवारी द्वारा रखा गया है प्रफुल्ल दा के बारे में। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय को दुलार से प्रफुल्ल दा कहा जाता है, इनको प्यार से प्रफुल्ल दा कहा जाता है। साथ ही नागपुरी साहित्य का भारतेंदु भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न सिर्फ शिष्य साहित्य में, कहीं से भी मैं जब बार बार बताता हूँ आपको कि 10 क्वेश्चन बैकग्राउंड से रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यही बैकग्राउंड से क्वेश्चन बनते हैं आपके कि नागपुरी साहित्य के भारतेंदु कहे जाने वाले आपके साहित्यकार कौन है, तो याद रखिएगा प्रफुल्ल दा हैं हमारे। हाँ, और जब भारतेंदु कहे जाते हैं तो इनकी जन्म डेट भी इंपॉर्टेंट होगी, इनके पिताजी का नाम, इनका गाँव, सारे चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 8 फरवरी 1926 को इनकी जन्म हुई थी। कहाँ हुई थी, पहाड़ बंगरू नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, राम किशोर राय, और माता का नाम सुचित्रा बाला देवी थी। पहाड़ बंगरू सिसई थाना में था। याद रखिएगा, भारतेंदु कहा जाता है। 8 फरवरी 1926 को जन्म हुआ था, पहाड़ बंगरू गाँव में जन्म हुआ था। पहाड़ बंगरू कहाँ था, सिसई थाना में था। पिताजी के नाम स्वर्गीय राम किशोर, माता जी के नाम सुचित्रा बाला देवी थी। प्रफुल्ल दा के बचपन का पढ़ाई घर में ही हुआ था। फिर कक्षा 2, 3, 4 की पढ़ाई भरनों में हुआ था। तो याद रखिएगा, भरनों में पहला प्राथमिक जो बचपन का पढ़ाई घर में हुआ था, साथ ही कक्षा 2, 3 और 4 कहाँ हुआ था, भरनों में। 2, 3, 4 घर में, मतलब पहला और जो एकदम बचपन का होता वो घर में हुआ था। सितंबर 1934 ईस्वी में रांची के वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़ने लगे। 1934 से मिडिल स्कूल में ये पढ़ने लगे थे। 1938 में दादा स्पेशल 7वां में पढ़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजी नहीं जानने के कारण उनके 1 साल बर्बाद हो गया और वे 1939 में कक्षा 7 पास किए। ठीक है, तो 1948 क्या कहते हैं, याद रखिएगा, 1934 ईस्वी में वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में दाखिला लिए थे। 1938 में 7वां में पढ़ रहे थे, लेकिन 1939 में वो पास की। रीज़न है कि 1 साल वो अंग्रेजी नहीं जानने के चक्कर में, उस क्रम में उनका 1 साल वेस्ट हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस कारण उनका 1 साल वेस्ट हो गया या उनका 1 साल बर्बाद हो गया, तो अंग्रेजी नहीं जानने के क्रम में। हाँ, वहाँ ऑप्शन आपको क्रिएट कर देगा कि पिताजी के डेथ होने के कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, अंग्रेजी नहीं जानने के कारण। ऐसे में
1940 ईस्वी में प्रफुल्लदा के पिता का स्वर्गवास हो गया। देख रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है, जैसे प्रफुल्लदा के पिताजी के स्वर्गवास, तो वहाँ नागपुरी भाषा में टूअर होना, ठीक है ना, पिताजी का डेथ होना होता है टूअर होना। तो प्रफुल्लदा कब टूअर हो गए, तो आप रखिएगा 1940 ईस्वी में। 1943 में मैट्रिक पास किए। देखिए प्रफुल्लदा जब भारतेंदु कहे जाते हैं तो भैया जन्म, मृत्यु, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कब 10th पास की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1943 में वो 10th पास किए, 1940 में टूअर हुए थे। उसके बाद घर की हालात को देखकर गुमला में इनकम्बर स्टेट के ऑफिस में किरानी का काम भी शुरू किया। याद रखिएगा, जब पिताजी की डेथ हो गई तो इन्होंने क्या है कि इकोनॉमिकल कंडीशन वीक हो गया होगा, जिसके चलते इन्होंने इनकम्बर स्टेट गुमला में किरानी के रूप में काम किए। तो जो भारतेंदु हैं उनका जीवनी परिचय है, तो जीवन परिचय है, तो पहली बार वो किस प्रकार वो रोजगार में आए, कहाँ पे आए, क्या बने, तो इनकम्बर स्टेट में इन्होंने पहला नौकरी पकड़ा, किरानी के रूप में पकड़ा। फरवरी 1945 ईस्वी में दादा इनकम्बर स्टेट की नौकरी छोड़ के कलेक्ट्री में प्रवेशन की नौकरी पकड़ ली। फिर साथ ही क्या दूसरा नौकरी का पकड़े 1945 में इनकम्बर स्टेट में कलेक्ट्री में प्रोवेशनर की। याद रखिएगा 1945 में इनकम्बर स्टेट में क्या पकड़े, कलेक्ट्री में प्रोवेशनर की नौकरी पकड़ लिए। दिसंबर 1947 ईस्वी में दादा की शादी हंसी रानी राय के साथ हुआ। तो इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया, हंसी रानी राय। आईकॉम का दाखिला उन्होंने रांची के कॉलेज में लिया, आईकॉम रांची के कॉलेज में किया। 1953 ईस्वी में बीकॉम पास कर लिए, ठीक है। फरवरी 1959 ईस्वी में प्रफुल्लदा NCDC, जिसे अभी CCL कहा जाता है, में सहायक की नौकरी शुरू कर दी। याद रखिएगा 1953 भी याद है, 1953, 1943 में पहला नौकरी, 1900 आपका क्या है 45 में दूसरा नौकरी, 43, 45, 53। 1943 में इनकम्बर स्टेट में किरानी की नौकरी, 1945 में कलेक्ट्री में प्रोवेशनर की नौकरी, साथ ही 1953 में CCDS जो CCL के नाम से बाद में जाना जाता था, उसमें सहायक की नौकरी, असिस्टेंट की नौकरी ये शुरू कर दिए थे। इस सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखना। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। प्रफुल्लदा शुरू से सरस्वती, चांद, हंस और बहुत सारी पत्र पत्रिका में रुचि रखते थे। तो याद रखिएगा सरस्वती, चांद, हंस क्या है पूछ देगा। प्रफुल्लदा ने जरा कि मैं सरस्वती, चांद, हंस क्या है, तो पत्रिका है। तो ये पत्रिका से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, ये बराबर पढ़ते थे। कौन सी पत्रिका, सरस्वती, चांद, हंस। पूछ सकता है कि किस प्रकार पत्रिका को पढ़ करके यही सबसे इनको रुझान हुआ मूवमेंट का, साहित्य की ओर, ठीक है, जिनसे उनका मन साहित्य की तरफ लग गया। देख रहे हैं ना, शरतचंद्र प्रेमचंद्र के उपन्यास, कहानी भी पढ़कर दादा के मन साहित्य की ओर झुक गया। साथ ही क्या सरस्वती, चांद, हंस से भी पत्रिका से प्रेरित हुए, और शरतचंद्र जो है चटर्जी प्लस प्रेमचंद्र, इन सबों का उपन्यास पढ़ करके भी इनका साहित्य की ओर झुकाव बढ़ा। दादा के साहित्यिक जिंदगी की प्रेरणा थे हिंदी के महान व्यंग्यकार रचनाकार श्री राधाकृष्ण। तो याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दादा के साहित्यिक जिंदगी की प्रेरणा कौन थे। साहित्यिक जिंदगी के एकदम VVI फैक्ट याद रखिएगा। तो प्रफुल्लदा के जो साहित्यिक जो है जिंदगी के प्रेरणा स्रोत कौन थे, प्रेरणादायी कौन थे, उन सारे इन सबों ने किनका, सरस्वती, चांद, हंस पत्रिका ने, साथ ही आपके शरतचंद्र चटर्जी, प्रेमचंद्र के द्वारा ये उनका मूवमेंट हुआ, रुझान हुआ। लेकिन अगर साहित्यिक जिंदगी का प्रेरणा स्रोत मानिएगा तो वह है श्री राधाकृष्ण। याद रखिएगा साहित्यिक जिंदगी के प्रेरणा स्रोत कौन है, श्री राधाकृष्ण। उनके प्रेरणा से दादा लिखना शुरू किए। देख रहे हैं, इनके ही प्रेरणा से, मतलब मेन इंपॉर्टेंट इनका है। साहित्यिक जिंदगी के प्रेरणा स्रोत पूछेगा तो श्री राधाकृष्ण। और देवल में सभी रहेगा, शरतचंद्र चटर्जी, आपका क्या प्रेमचंद्र, पत्रिका, श्री राधाकृष्ण, सबको आप मार सकते हैं। सारे इस तरह से आप ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे, सारे चीज़ को यहीं से क्वेश्चन फॉर्मेट करते चलना है। जब ये 8वां कक्षा में पढ़ते थे उसी समय दादा ने अपने अंदर के कलाकार के चमक को दिखाया था। तो 8वां में ही पढ़ते थे, इन्होंने कलाकार की चमक को दिखाया था। मतलब ये साहित्यिक में भारतेंदु कहे जाते हैं, तो साहित्यिक कुछ वैसा रचना, कहानी कुछ लिखे होंगे। तो उस समय उनकी छोटी उम्र में जीवन समस्या नामक एक रचना लिखे थे। देख रहे हैं, तो जब ये किस क्लास में, तो 8वें क्लास में। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। तो ये अपनी कला की चमक यानी साहित्य की रचना शुरू कब की थी, जीवन समस्या। पहला रचना कौन था, जीवन समस्या था, छोटा कहानी था, और ये 8वां कक्षा में थे, उसी समय लिखा गया था। जिसका मुख्य बात यह था कि एक बच्चा जो उनके माँ के साथ रहता था, एक दिन छोटा जंगल की तरफ खेलते खेलते वह जाता है और गुम हो जाता है। बहुत साल बाद जब वो घर वापस आता है तो उसकी माँ मृत्यु हो जाती है। बड़ा ही मार्मिक कहानी था। क्या है, जीवन समस्या की। एक माँ बच्चा खेल रहा था, एक माँ का लड़का बच्चा था। तो उसमें क्या है कि खेलते खेलते, आप जान रहे हैं उस टाइम पे जंगल झाड़ ज़्यादा रहते थे, तो जंगल में वो चला गया और साथ ही गुम हो गया। उसके बाद वो घर नहीं आ पाया। जब वो घर रिटर्न होकर के आता है तब तक देखता है उसकी माँ जा चुकी है दुनिया को, धरती को छोड़ करके। तो बहुत ही मार्मिक कहानी कक्षा 8 में इतने अच्छे ढंग से इन्होंने पेश किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका पहला कहानी क्या है, जीवन समस्या, एक मार्मिक कहानी है। ये कब लिखे थे, कक्षा 8 में लिखे थे। इस उम्र में
उस उम्र में लिख या मार्मिक रचना थी, बता ही दिया। रचना हिंदी में था, नागपुरी में लिखना प्रफुल्लदा ने बाद में शुरू किया। हिंदी में ही पहले लिखी, फिर अपने नागपुरी में लिखना बाद में शुरू किया। 1943 से 48 ईस्वी के बीच दाता बहुत आत्ममंथन किए। तो 43 से 48 के बाद जब ये नौकरी कर रहे थे, देख रहे हैं 43, फिर आपका है 45, फिर 53, इस सब के दौरान इन्होंने बहुत मंथन किया, चिंतन किया, आत्मचिंतन जिसको बोलते हैं। प्रफुल्लदा द्वारा लिखा हुआ एक चकता राउत, बहुत सारी कहानी इन्होंने लिखी है, जिसमें एक चकता राउत जो है इनके मनोवैज्ञानिक किस्म का कहानी है, जो एक पुराना उम्रदराज आदमी के दूसरी शादी से करने से संबंधित है। और यह कहानी प्रफुल्लदा के बहुत ही अच्छा भी लगता है। दादा के अनुसार कहानी लिखने में 2-3 दिन बाद का ध्यान भी रखना चाहिए, याद रखिएगा। तो एक चकता राउत जो है यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें एक उम्रदराज व्यक्ति जो दूसरा शादी करता है, इससे संबंधित है। तो मनोवैज्ञानिक किस प्रकार विकार होता है, उस सारी चीज़ों को एक चकता राउत में दर्शाया है। और ये कहानी इनके दिल के बहुत करीब भी है, ठीक है। और याद रखिएगा, दादा के अनुसार कहानी लिखने में क्या क्या ध्यान देना चाहिए? देखना, सुनना, गुनना, परखना, तब लिखना। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कहानीकार बन रहे हैं या साहित्यिक विधा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको आत्ममंथन चिंतन करने के बाद ये सारी चीज़ें आती है कि देखिए, सुनिए, उसकी गुणना कीजिए, उसकी गणना कीजिए सारी चीज़ों को, फिर परखिए, तब लिखिए। इन सारे जो देखना, सुनना, गुनना, परखना, तब लिखना। शैली शब्द में चयन, भाव प्रकाशन, इन सब बातों पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इन सब का आपको ख्याल रखना होगा। दादा का संदेश हमारे लिए है कि मेहनत करना चाहिए, अहंकार से बच के रहना चाहिए, लगन से कोई काम करना चाहिए और कर्तव्य की ओर सचेत रहना चाहिए। ठीक है, ये कॉमन बातें हर किसी के द्वारा कही जाती हैं, लेकिन इनके भी द्वारा कही गई है। मेहनत करना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए, लगन से काम करना चाहिए और कर्तव्य परायण होना चाहिए। इनके साहित्य में कहानी, लेख, उपन्यास की भाषा शैली, भाव, उद्देश्य की ऊंचाई की अभी भी बाद नागपुरी साहित्यकार जन्म लिए, लेकिन कोई भी दादा का स्थान नहीं लेने पाए। बहुत सारे कहानीकार, गद्यकार, साहित्यकार इसमें आए, लेकिन दादा का स्थान नहीं ले पाए। अगर नागपुरी का भारतेंदु कोई है तो वो एक है, कौन? आपके प्रफुल्लदा हैं हमारे। चलिए, अब प्रफुल्लदा एक नज़र कहानी से बनने वाले प्रश्नोत्तर। मतलब आप समझ गए कि प्रफुल्लदा के कहानी का निचोड़ क्या है, कि ये डॉक्टर उमेश नंद तिवारी का घराना संबंध है, उठना बैठना। एक बार इनके घर चले गए और बोले कि दादा आज हमको सब चीज़ आपसे जानना है। तो बोले क्या ऐसी बात है जो आप हमसे नहीं जानते हैं, सब तो जान ही रहे हैं। बोला नहीं दादा, हम साहित्यिक में जो आप कदम बढ़ाए, साहित्य की ओर जो मूवमेंट था, हमको उसके बारे में जानना है कि किस प्रकार आपके जीवन संघर्ष से लेकर के आपकी विकास यात्रा, आपकी जर्नी यात्रा को जानना है, समझना है, परखना है। तो वही खाते पीते वो लोग चाय नाश्ता करते हुए बातें चली, वही चीज़ को आपके क्या है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी ने नोट किया और उनकी जो आपके समक्ष प्रस्तुत है वनकेवरा भाग 1 में। क्लियर? ये पूरा बेहतरीन ढंग से कंसेप्ट आपके दिमाग में रख दिया गया दोस्तों। देखिए चुटकी बजते ही कैसे क्वेश्चन बनता है। याद रखना है, रफ्तार धीमी जरूर है, रुकना नहीं है, तोड़नी है अकड़ चुनौतियों की, झुकना नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रफुल्लदा एक नज़र के रचनाकार। सबसे पहला क्वेश्चन तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट यहीं से बनते हैं, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, आगे चलिए। प्रफुल्लदा एक नज़र कौन किताब में संकलित है? देख रहे हैं वनकेवरा भाग 1, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, एकदम छोटे से लेवल को एकदम अपग्रेड करते चलेंगे हम लोग क्वेश्चन के। नागपुरी साहित्य का भारतेंदु अभी बताया, प्रफुल्लदा एक नज़र, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। प्रफुल्लदा का जन्म कहाँ हुआ? पहाड़ बंगरू गाँव में, सिसई थाना में था, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। प्रफुल्लदा का जन्म ठाव कौन थाना क्षेत्र में? देख रहे हैं सिसई थाना क्षेत्र में, कोई दिक्कत नहीं। एकदम मज़ेदार ढंग से कहानी को इतना बढ़िया से परोस दिया गया है कि हवाई क्वेश्चन है एकदम। सारे चैप्टर को इसी ढंग से करेंगे। आप जुड़े हैं स्टडी फॉर गोल्स विद केपी सर के साथ। जोरदार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही नागपुरी में मैंने 297 स्कोर किया आउट ऑफ 300। बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा विथ हैंड रिटन PDF मटेरियल्स विथ टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग कंप्लीट नागपुरी। बस जुड़ी रहिए। 90+ स्कोर कहीं नहीं जाएगा, 95+ भी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं कर सकता हूं तो वाई नॉट यू। चलिए आगे। प्रफुल्लदा कर पिता का नाम देख रहे हैं ना, रामकिशोर राय। स्टार्टिंग में बताए थे कि माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, क्यों? क्योंकि ये भारतेंदु कह जाते हैं, तो ये स्पेशल अटेंशन आपको देना होगा। प्रफुल्लदा कर माया का नाम देख रहे हैं ना, क्या है? सुचित्रा बाला देवी थी ना, स्वर्गीय सुचित्रा बाला देवी थी माया का नाम। चलिए आगे। प्रफुल्लदा का जन्म देख रहे हैं, जन्म कब है?
8 फरवरी 1926, देख रहे हैं सब 8 फरवरी जनवरी फरवरी कंफ्यूज किया हुआ है, तो 8 फरवरी 1926, क्योंकि ये भारतेंदु कहे जाते हैं दोस्त, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनका हर एक डाटा, जन्म मरण, माता पिता पत्नी, पहला नौकरी आखिरी नौकरी, पहला कहानी, ठीक है ना, मन के दिल के करीब कहानी, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये हमारे भारतेंदु कहले जाते हैं नागपुरी के, याद रखिएगा। हर एक का रटने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो कह दूँ वो रट लीजिएगा, क्योंकि मैंने उस चीज़ को साबित किया हुआ है और इस बार साबित करने की बारी आपकी है। प्रफुल्लदास जॉन बेरा 7वां में पढ़त रहे, तखन 1 साल काले बेकार हो गए हो ही रहे। देखिए बताए ना किस लिए, क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए। देखिए देगा बीमारी के चलते, गरीबी के चलते, परीक्षा नहीं देख चलते थे, या देखिए उनको अंग्रेजी नहीं जानने के कारण उनका 1 साल बर्बाद हुआ था। प्रफुल्लदास कौन बच्चा टूअर हो गए, मतलब उनके बाप का डेथ, उनके पिताजी का डेथ हो गया था। कब, तो देखिए 1939 में टूअर हो गए थे, इनमें इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद इनको 1943 में नौकरी पकड़ना पड़ा था पहला। प्रफुल्लदास कौन साल में मैट्रिक पास हो रहे हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1943 में प्रफुल्लदास ने मैट्रिक पास कर रहे हैं, ठीक है। प्रफुल्लदास इनकम्बर स्टेट का नौकरी के छोड़ के नौकरी कर लें कहाँ, इनकम्बर स्टेट में पहला नौकरी किए थे किरानी का, उसके बाद इन्होंने कलेक्ट्री में प्रोवेशनर का नौकरी की, तीसरा नौकरी सहायक का था, ठीक है ना, CCL जिसको बोलते हैं आज के डेट में। प्रफुल्लदास कर 1947 में केकर से बिहार, देख रहे हैं 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, याद रखिएगा। जो भारतेंदु हमारे हैं, जिसमें भारत आज़ाद हुआ था, उसी समय इनका साल शादी हुआ था, किससे, झांसी रानी राय से शादी हुआ था, ठीक है, 1947 याद रखिएगा। प्रफुल्लदास कर फरवरी 1959 में NCDC में कौन पद में नौकरी हो रहा है, देखिए सहायक का पद में नौकरी हुआ था, पहला केरानी, दूसरा प्रोवेशनर, तीसरा सहायक, एकदम मज़ेदार ढंग से एकदम। प्रफुल्लदास शुरू से कौन पत्रिका पढ़ते रहे, तो सरस्वती चांद हंस, देख रहे हैं ना, आ गया ना क्वेश्चन। हम बताएं इसी प्रकार सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम गारंटेड, मज़ेदार ढंग से पढ़िए, स्टडी फॉर गोल्स के साथ बड़े रहिए। ये स्टडी फॉर गोल्स आपका बैकबोन बन के आपका तैयार है, आपको सीधे कंपटीशन के आखिरी मंजिल के दरवाजे तक पहुँचा के छोड़ेगा आपको। दादा कर साहित्यिक जिंदगी कर प्रेरणा कौन रहे, देखिए राधा कृष्ण, प्रेमचंद, शरतचंद्र, दयाल सब है, तो देख रहे हैं साहित्यिक जिंदगी के प्रेरणा स्रोत कौन है, तो राधा कृष्ण है। आपको बताया ना कि राधा कृष्ण विशेष पे ध्यान दीजिएगा, प्रेमचंद भी हैं, शरतचंद्र से भी उनको प्रेरणा स्रोत रहे हैं, लेकिन दादा का साहित्यिक जिंदगी का प्रेरणा, क्योंकि ये हाईलाइट किया गया, सिर्फ डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, तो आप राधा कृष्ण मारिएगा, ठीक है। एकदम साहित्यिक जिंदगी का प्रेरणा स्रोत तो एकदम सिंपल राधा कृष्ण। प्रफुल्लदास जब 8वां कक्षा में रह रहे हैं, तो कौन रचना लिख रहे हैं, क्या लिखे थे, जीवन समस्या इन्होंने लिखा था। बड़ा ही मार्मिक कहानी था, जो बच्चा जंगल में गुम हो जाता है। प्रफुल्लदास खूंटी में रहे से घड़ी रोज दिन का खाते रहे, खूंटी में थे तो रोज दिन क्या खाते थे, तो देखिए उसमें क्या है ना कि वो याद रखिएगा, वो पान खाते थे। जब खूंटी में रहते थे ना वो, तो एक्चुअली एक पान के घूंटी पर बैठते थे और वहीं से वो पान खाते थे बराबर। और साथ ही एक दिन क्या देखे कि वो जो पान वाला था वो क्या किया, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था, बहुत सालों से जमे हुए थे, दोस्ती भी हो गई थी। तो एक दिन क्या करता है, वो अपने माटी अपने देश लौट जाता है, कहने का मतलब अपने गाँव लौट जाता है। और ये डॉक्टर उमेश चंद्र तिवारी को, प्रफुल्लदास को और भी झकझोर करके रख देता है कि क्या है कि आदमी मुड़ करके अपना घर ही वापस आता है। बोलता है ना कि शुभ भोला वो परिंदा जो है आखिर शाम तक अपने घोंसले को वापस आता है। तो वो चले गए, उनके माटी के प्रति प्रेम देख करके उस पान वाला के ये और भी मतलब अग्रसारित हुए, प्रेरित हुए वो साहित्यिक विधा की रचना के लिए। इनको माटी से अपने नागपुरी से और भी प्रेम हुआ। पहले तो हिंदी में लिखते थे, फिर ये नागपुरी की ओर इनका मूवमेंट हुआ, ठीक है। प्रफुल्लदास के आपन लिखल रचना में सबसे बेस्ट रचना कौन बुझाला, एक चकता राउत, एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, एक उम्रदराज व्यक्ति का, एक कम उम्र के साथ दूसरा शादी था। यही आपका प्रफुल्लदास का एक मने है। तो दिल के करीब भी कहानी कौन है, एक चकता राउत, क्योंकि भारतेंदु हैं भैया, तो इनसे रिलेटिव सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रफुल्लदास कौन बच्चा बीकॉम कर रहा है, तो याद रखिएगा 1953 में इन्होंने बीकॉम किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास हमरे कर हरि काका। तो दोस्तों अगर ठीक इसी प्रकार आपको नागपुरी से संबंधित हर एक चीज़ को जुड़ना है, तो देखिए यहाँ करंट अफेयर्स तो आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 2022-23 का दिया जा रहा है। 30 मार्क्स में कैसे स्कोर करना है, अपने आप को जांचिए। आपकी सफलता का सच्चा सारथी है स्टडी फॉर गोल्स विथ KP सिंह, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप साथ ही वन लाइनर करंट अफेयर्स डे बाय डे को जरूर पढ़िएगा। आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ऑल JPSC एंड JSSC एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर आपको संकलित किया गया है।
इस रेंज में आप देख सकते हैं 100+ प्रीवियस ईयर पेपर्स, 1000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पेपर 1, 2, 3 पीटी मेंस एग्जाम, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, 15 मंथ्स वैलिडिटी है। आप बेहतर से बेहतरी की तलाश कर सकते हैं यहाँ पे आप। जी हाँ दोस्तों, 50 फुल लेंथ नागपुरी टेस्ट कमलेश सर और मेरे द्वारा डिज़ाइन किया गया है। आप बेहतरीन यहाँ से क्या है कि जो बैकग्राउंड से क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, क्योंकि अगर 50 फुल लेंथ टेस्ट है तो 1 आप इंटू 100 कर दिए, देख रहे हैं ना 5000 क्वेश्चन। आपको यहाँ से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वैसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो किसी भी कहीं भी आपको नहीं मिलते हैं। वैसा क्वेश्चनों का संकलन भी किया गया है जो आपके नागपुरी के स्तर को और अपलिफ्ट करेगा और आगे बढ़ाएगा। झारखंड सीजीएल सचिवालय पेपर 3 सामान्य अध्ययन, ठीक है, 50 फुल लेंथ टेस्ट, विगत वर्षों के प्रश्न उत्तर, गणित एवं रीजनिंग का सॉल्यूशन विशेषज्ञों के द्वारा संकलित किया गया है। रीजनिंग तो पूरा मेरे द्वारा किया गया है, आप एकदम स्पेशली जाकर के रीजनिंग के क्लास को देखिए। झारखंड का जीएस पोर्शन और नागपुरी का कहना ही क्या, एवरीथिंग आपको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट नागपुरी, यस इसी की मैं बात कर रहा था। कंप्लीट नागपुरी देखिए, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, विगत वर्षों के सभी प्रश्न, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन, 15 फुल लेंथ टेस्ट, सारे चीज़ आपको दिया जा रहा है स्टडी फॉर गोल्स मैनेजमेंट के द्वारा, केपी सर, कमलेश सर के द्वारा। एकदम जुड़े रहिए, एकदम लगे रहिए एकदम, और बेहतरीन से एकदम सीना ठोंक करके लड़ जाना है। चुनौतियों से झुकना नहीं है, उसकी अकड़ तोड़ना है क्लास का। इसलिए हेडलाइन ही मेरा था कि आज इस बार हम लोग चुनौतियों की अकड़ तोड़ेंगे। और किस प्रकार अकड़ तोड़ना है, फेसबुक स्टडी फॉर गोल्स, ट्विटर स्टडी फॉर गोल्स, यूट्यूब स्टडी फॉर गोल्स, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, एवरीथिंग में जुड़िए, लगे रहिए और जोरदार ढंग से आगाज़ करते हैं शिष्य साहित्य का एकदम बेहतरीन ढंग से। आशा करता हूं प्रफुल्लता एक नज़र से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर सेशन अच्छा लगे, मज़ेदार रहा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए सभी को जय हिंद, जोहार, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए।